हेलो छात्राओं, आज हम लोग सीटेट 2024 के दिसंबर के प्रश्न को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जो मैथ से रिलेटेड जो भी प्रश्न हैं उन मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है 2024 में आया था। 2024 दिसंबर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, इन प्रश्नों को देखेंगे और उसको समझेंगे और उन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है और उसकी मीनिंग्स क्या होती है, सबको समझते हुए हल करते हुए चलेंगे। क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने, दोबारा लिख दिया हूँ क्या, अच्छा, उत्तर देने के लिए सही या सबसे उपयुक्त विकल्प क्या करिए, चुनिए। मतलब कि जो यहाँ पर दिए गए हैं, ये जो वैकल्पिक प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को पढ़िए और प्रश्न को हल करिए। तो देखिए यहाँ पर या तो सही मिल जाए तो, या तो सबसे सही, सारे प्रश्न सही मिल गए और उसमें से जो सबसे सही प्रश्न का उत्तर होगा उसी को हमको क्या करना है, भरना पड़ेगा आपको बुकलेट पे। ठीक है, तो प्रश्न क्या दिया है यहाँ पर कि गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। मतलब यहाँ पर बात यह कही जा रही है कि मुक्त सिरे की बात है, तो यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वह क्या है, मुक्त सिरे की है कि ये मुक्त सिरे वाले प्रश्न क्या हैं, मुक्त सिरे वाले प्रश्न किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मुक्त सिरे वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिसके अनेक उत्तर होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे से हमने पूछा, अच्छा बच्चों बताओ कि अगर धरती से पूरे पेड़ ही नहीं रहे तो क्या होगा। तो प्रत्येक बच्चा अपना अपना जो है बताएगा, अपने अपने हिसाब से उत्तर देगा। प्रत्येक बच्चे का एक ही उत्तर नहीं होगा। अगर बच्चों से पूछा जाएगा, बताओ बच्चों अगर सभी जो ये धरती से, पूरे धरती से चिड़िया जो है, जितनी भी चिड़ियाँ हैं सभी चिड़ियाओं को ख़त्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, धरती पे चिड़िया ही नहीं रहती तो कैसा होता, क्या होता। तो सभी बच्चे एक जैसे उत्तर नहीं देंगे। तो ये ऐसे उत्तर जिनके एक जैसे उत्तर न मिले, एक प्रश्न के एक जैसे ही उत्तर न मिले, उनको हम क्या कहते हैं, मुक्त सिरे वाले प्रश्न। ये क्या मुक्त लिखा है कि युक्त लिखा है, मुक्त लिखना था तो ये मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये है मुक्त सिरे वाले प्रश्न। समझ में आया कि नहीं। मैं इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ कि मुक्त सिरे वाले प्रश्न किसे कहते हैं। ठीक है, मुक्त सिरे वाले प्रश्न, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मुक्त सिरे वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं, मुक्त सिरे वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके अनेक उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, मुक्त सिरे वाले प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनके एक ही प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इसमें जो बच्चे का जो है आलोचनात्मक चिंतन का विकास होता है, उससे बच्चे जो है उनकी सोचने की क्षमता जो है बढ़ती है। ठीक है, इसमें देखिए प्रश्न हम पढ़ते हैं, प्रश्न को पढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। जैसे प्रश्न नंबर हम पहला पढ़ते हैं, कह रहा है इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। अब देखिए यह मुक्त सिरे वाले प्रश्न का तो जो एकदम सटीक कर रहा है कि ये भाई आसान नहीं है उत्तर जो है ढूंढना। भाई कोई एक दूसरे से नकल आसानी से नहीं मार सकता है, लेकिन यह क्या है, इससे ये क्या फ़ायदा होता है ये देखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले प्रश्न विकल्प को देख लेते हैं। अगला विकल्प क्या कर रहा है कि ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करता है। ये सही है। आलोचनात्मक चिंतन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, बच्चे की सोच को बढ़ाता है। अब बच्चे किसी बच्चे से पूछ दिए कि बताओ
तुम्हारे ही घर में अगर खेती नहीं हो, अगर तुम किसान के घर में हो कि अभी किसान खेती नहीं करते तो क्या होता, तो वो बच्चा अपने सोच से क्या करेगा, आंसर देगा। समझ में? ये सही हो सकता है। अगला देखते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि सारे जो प्रश्न हैं जिनके उत्तर जो है पुस्तकों में नहीं दिए, ऐसी बात तो है नहीं। कह रहे इन प्रश्नों को हल करने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत अधिक समय लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इनमें से पहला, तीसरा और चौथा विकल्प जो है सही नहीं है। दूसरा विकल्प जो है सबसे उपयुक्त है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न किस प्रकार से पूछा है। तो देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दिया। मतलब कि एक जो शिक्षक है वो प्राथमिक कक्षा के जो बच्चों को बुलाया और उसको बोला कि भैया तुम लोग क्या करो कि ये जो समस्या है इस समस्या को हल करो। वो समस्या बताया, क्या समस्या है, कह रहा है कि 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए, मतलब कि एक स्कूल है जिस 616 के कुल स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाले कितने कक्षाओं की आवश्यकता होगी। उसने बोला, उस शिक्षक ने बोला कि जो विद्यालय है उस विद्यालय में हमको क्या करना है, विद्यालय में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 616 है। और उसमें क्या करना है कि पूरे स्कूल में क्या करना है कि 28 बच्चों के एक क्लास बनाने हैं। मतलब कि 28 बच्चे एक क्लास में डालने हैं, 28 बच्चे एक क्लास में डालने हैं। तो बताइए कि कितने कक्षाओं की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि उसमें कितने कक्षाओं की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। उसमें से एक बच्चा जो है, छोटा बच्चा, उसने क्या किया, उस जो समस्या है उस समस्या को किस प्रकार से हल किया। उसने कहा, उसने हल कैसे किया, उसने वो क्या किया कि एक कक्षा में 28 विद्यार्थी आ रहे हैं तो 10 कक्षा में कितने विद्यार्थी आएंगे, 280 विद्यार्थी आएंगे। फिर उसने क्या किया कि 10 कक्षा और ले लिया उसने, फिर कितने हो गए, 280 विद्यार्थी और हो गए। फिर इनको क्या किया, ऐड कर लिया, जब जोड़ लिया तो कितना हो गया, 560 हो गया। अब उसने क्या किया कि 2 कक्षा जो है और बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 56। अब 560 और 56 को क्या किया, ऐड कर दिया तो उसने पाया क्या कि 616 विद्यार्थी हो गए। जो प्रश्न में पूछा था कि कितने कक्षाओं की आवश्यकता पड़ी, तो अब कक्षा इधर हो गया, विद्यार्थियों की संख्या इधर हो गया, और विद्यार्थियों की संख्या बोला था कि कितने होने चाहिए, 616, तो 616 हो गया। और कुल विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर जोड़ दिया, कहा कि 10 धन फिर उसके बाद 2 जोड़ दिया तो 22। बच्चे ने बता दिया कि 22 कक्षाओं की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए कि अब इस सवाल को ऐसे नहीं किया जैसे उसे करना चाहिए था। उसको कैसे करना चाहिए था कि 616 भागे 28 करके 22 बार ले जाने के बाद ऐसे करके काट देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। उसने क्या किया कि पहले बांटा सबको। तो उसने क्या किया है, योग का कार्य किया है। पहले 10 कक्षा को बांटा, उसमें विद्यार्थी को बांट लिया, फिर योग करके सब जो है, जो कि यह क्या करना था, विभाजन वितरण करना था, लेकिन इसने क्या किया, योग वितरण कर दिया। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से विद्यार्थी द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए, जो कलन विधि ये जो कार्य कर रहा है, जैसे इस सवाल को हल किया, इस कलन विधि के लिए, किसके लिए, इस कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है, कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है, इसमें से बताइए। तो विकल्प यहाँ पर दिया है। विकल्प क्या दिया है कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए
योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। हाँ, यही तो किया है उसने। क्या किया? योग कर दिया। तो ये हाँ, यही सही है। अगला क्या दिया है, देखते हैं कि अगला इसका तो सही हो जाए। देखते हैं अगला दिया है कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के वितरण और साहचर्य दोनों का उपयोग किया। नहीं, इसमें तो विभाजन का उपयोग नहीं किया, उसने क्या किया? योग विधि से इसको हल कर दिया है। अगला क्या है, कह रहा है कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत आकलन का उपयोग किया है। यहाँ पर गलत आकलन का अगर उपयोग करता तो आंसर तो सही नहीं आता, तो यहाँ पर तो ये भी गलत हो गया। अगला विकल्प दिया है कि विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए, इस समस्या को हल करने के लिए योग पर विभाजन के साहचर्य नियम का उपयोग किया। नहीं, पहला ही विकल्प सही था। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया। क्या जो 150 मतलब 150 बच्चे थे, उनके पसंदीदा फलों के बारे में पूछा गया और उनके परिणामों को यहाँ पर लिखा गया। जैसे यहाँ पर मैं लिखा गया है कि फलों का नाम, कि कौन कौन से फल और बच्चों की संख्या है। देखिए जो सेब जो है, सेब को पसंद करने वाले 28 बच्चे थे, अमरूद को पसंद करने वाले 26 बच्चे थे और आम को पसंद करने वाले 44 बच्चे थे, केले को पसंद करने वाले 14 बच्चे थे, अंगूर को पसंद करने वाले 28 बच्चे थे। ठीक है, आगे लिखा है कि सही विकल्प को क्या करिए, चुनिए। सही विकल्प को, ये जो विकल्प दिया है, इस विकल्प में सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनना है। देखिए हम लोग एक एक विकल्प को डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि एक पहला विकल्प क्या दिया है। पहले विकल्प में दिया है कि 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर पहले इनका योग पता कर लेते हैं और कुल बच्चों की संख्या पता कर लेते हैं, तब पता चलेगा कि जो यह प्रश्न बोला है कि 10 बच्चे यहाँ पर किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं, तो पता चलेगा ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो कैसे पता चलेगा, चलिए 8 और 6 को जोड़ेंगे तो हो गया 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो हो गया 18, 18 में 4 को जोड़ेंगे तो 22 हो गया, और 22 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया, और 3 हासिल लग गया। ठीक, आगे देखेंगे कि 2 2 4 और 4 4 8 8 1 9 और 9 2 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 11, और 11 में जो हासिल जोड़ देंगे 3 तो कितना हो गया 14। और यहाँ पर कुल बच्चों की जो पसंद करते हैं फलों को, ये जो 5 फलों में से जो फल को पसंद किए हैं वो कितने हैं, 150 बच्चे जो हैं, 150 बच्चे कक्षा 3 में थे, जिनमें से 140 बच्चे क्या थे, इन 5 फलों को क्या करते थे, पसंद करते थे। अब घटा देंगे तो 10 बच्चे हैं जो इन 5 फलों को पसंद नहीं करते हैं। तो इसका जो ये कथन है ये क्या हो गया, कथन सही हो गया। ठीक है, अगला विकल्प देखते हैं। कह रहा कि सेब और अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। अच्छा एक बात बताइए, सेब 28 लोग पसंद कर रहे हैं, अमरूद 26 लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्या बराबर है, नहीं बराबर नहीं है भाई, 2 का अंतर हो गया। आगे बोला है कि अंगूर और केले को पसंद करने वाले बच्चों की संख्याओं का अंतर कितना है, 16 है। तो कौन, अंगूर और केले, अंगूर और केले को घटा देंगे तो कितना आएगा, 28 में 14 जाएगा तो क्या बचेगा 28, जबकि ये बोला है कि कितना 16। तो ये भी विकल्प क्या है, ये भी गलत है और ये भी विकल्प गलत है। अगला विकल्प दिया है आम और केले पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का क्या है, का दुगनी है कि क्या है, दुगनी है। तो भाई दुगनी कैसे हो जाएगी, अगर हम आम और केले को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 4 8 और
4 1 5। अब इसको क्या किए हैं, जोड़ दिए तो कितना आ गया 58। और किसका दुगना है, अमरूद का। तो अमरूद कितना है 26, और 26 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 2 6 और 2 दूना 4 1 5। दुगुना करने पर तो 52 आया, परंतु जोड़ने पर इनका योग कितना आ गया 58। तो यह भी विकल्प क्या हो गया, गलत है। मतलब कि पहला विकल्प सही है, बाकी विकल्प गलत है। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न दिया है कि 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल, क्या करिए, का गुणनफल है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बात समझिए कि यह 201 का क्या बोला, पूर्ववर्ती, मतलब कि एक अंक उसमें से एक क्या कर देना है, जो अंक होता है पूर्ववर्ती में, पूर्ववर्ती का अर्थ होता है जो अंक दिया गया है उसमें से एक क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब यहाँ पर क्या हमारा अंक कितना दिया है 201 दिया है, इसमें से हमको क्या करना है, एक को माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या हो गया, वह अंक प्राप्त हो गया 200। समझ में कि नहीं है। आगे बोला है कि 4781 फिर का बोला है क्या, परवर्ती। परवर्ती का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर क्या कर देना है, एक को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो एक को जोड़ेंगे तो क्या हो गया 4782, यह हो गया। फिर कह रहा है का क्या करिए, गुणनफल करिए। क्या है, गुणनफल हमको बताना है। तो अब इसका मतलब कि गुणा करना है, मतलब कि 4782 गुणे 200 करना है। 200 सिंपल सा यहाँ पर कर दीजिए, 2 0 यहीं पर लिख दीजिए, या फिर करेंगे तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर 4 दिख रहा है, तो सिंपल सा विकल्प में आप देखेंगे तो 4 यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 4 नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो ये विकल्प यहीं पर से आप देख सकते हैं और यहीं पर आपका आंसर आ गया। लेकिन आपका इच्छा कर रहे गुणा करने का पूरा, तो पूरा गुणा कर लीजिए। करेंगे तो आ गया कितना 6 2 फिर 7 14 1 15 फिर हर एक 9। अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। अब जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे 2 0 4 6 5 9। ये हमारा जो है पहला विकल्प दिया है वह सही है, बाकी सब जो विकल्प दिए गए विकल्प हैं ये सारे विकल्प क्या हैं, गलत हैं। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में। देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यह पूर्ववर्ती बोल देता है, उत्तरवर्ती बोल देता है, इस प्रकार का प्रश्न बोल सकता है। लेकिन आप ये समझ जाइए कि जब भी आपको क्या बोले कि पूर्ववर्ती का जब भी बात आ जाए तो वहाँ पर क्या करिएगा कि एक माइनस में कर दीजिएगा, एक क्या कर दीजिएगा उस अंक में से घटा दीजिएगा। अगर आपको बोल दिया परवर्ती अगर बोल दिया तो वहाँ पर क्या करिएगा, एक क्या करिएगा जोड़ दीजिएगा, बस इतना करना है। आप उसके बाद जो गुणनखंड बोलेगा, अंतर बोलेगा, गुणा करने के लिए भाग करने के जो बोलेगा आप कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कह रहा है कि जो भिन्न है, भिन्न की जो अवधारणा होती है उस अवधारणा का जो कथन है वो कथन सत्य नहीं है, ये ध्यान देना है, ठीक है। जैसे भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब ये होता है कि बटे में संख्या हो, मतलब कि अंश और हर के रूप में होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि भिन्न है। जैसे मान लीजिए कि 1/2 है, ठीक है, 1/2 है, उसको हम क्या बोलेंगे कि यह संख्या भिन्न के रूप में लिखी हुई है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है कि अवधारणा को
सत्यापित जो है नहीं कर रही है, मतलब ये सत्य नहीं है, जो विकल्प में दिया है उसमें सत्य नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम विकल्प को पढ़ेंगे और उस विकल्प को समझेंगे कि सत्य है कि नहीं। कह रहा है कि एक भिन्न का गणितीय चिन्ह, क्या गणितीय चिन्ह एक विभाजन का चिन्ह कैसा होता है, इस प्रकार से होता है। ये तो प्रतिशत का चिन्ह है, विभाजन का चिन्ह ऐसे हो गया। ठीक, समस्या को निरूपित किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि भिन्न के रूप में हम लिख दिए कि ये इस प्रकार से लिख दिए। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। भाग का चिन्ह जो है यहाँ पर लिख देंगे, भाग करेंगे तो क्या आ गया 2 आ गया। अब इसको भी काटेंगे 5 दूना के 10, 2 आ गया। तो हाँ इसको क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। मतलब पहला भी क्या है, पहला सत्य है, ये जो कथन है वो क्या है, सत्य है। ठीक है, लेकिन हमको पूछा क्या है, सत्य नहीं है। समझा कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला विकल्प दिया है कि यह एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है। समान मतलब कि जो बट्टा होता है, मतलब कि हाँ समान के रूप में ही क्या करता है, विभाजित करता है। ये भी क्या है, कथन ये भी सत्य है, सत्य है। हाँ ये भी कथन सत्य है, क्योंकि अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अगर जैसे मान लीजिए कि 5 आदमी हैं, 10 पत्तल है, तो 2 पत्तल बांट दो, एक में पूरी ले लेगा, एक में सब्जी। समझ में कि नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अगला विकल्प की तरफ चलते हैं। अगला विकल्प क्या कहता है कि एक भिन्न का गणितीय चिन्ह एक अनुपात। अब देखिए जैसे अब भाग है, देखिए भिन्न को, जो भिन्न है, भिन्न को नहीं है, भिन्न को जो है हम बट्टे में भी लिख सकते हैं, अनुपात में भी लिख सकते हैं, भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो चिन्ह हैं, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हाँ क्या है, ये पूछा है कि अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो हाँ जो भिन्न को जो है अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, मतलब ये भी सत्य है। ठीक है, अगला विकल्प दिया है कि यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है। मतलब कोई पूर्ण संख्या है, मान लीजिए कि कोई पूर्ण है, तो वह चीज़ निरूपित करता है जो 1 से बड़ा हो। नहीं, 1 से बड़ा नहीं, यही असत्य है, असत्य है। ये लास्ट वाला चौथा विकल्प क्या है, असत्य है। बाकी सब जितने विकल्प दिए थे, तीनों विकल्प वो सत्य थे। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।